नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं भारत के आईएनएस विशाल प्रोजेक्ट के बारे में। आप सबको पता है कि भारत का थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर होने वाला है। और दोस्तों, इस वीडियो की जो रिक्वेस्ट की गई है वो की गई है खास तौर पर जो सुब्रता सरदार जी है इनकी तरफ से। इनके कहने पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर दोस्तों आप भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप भी कमेंट कर सकते हैं और आपके कमेंट का रिप्लाई भी मैं दूंगा। और साथ में आपके जितने भी क्वेश्चन है आप उन्हें भी पूछ सकते हैं, उनका आंसर करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको ऐसी ही डिफेंस से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि आईएनएस विशाल जो कि भारत का थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर होने वाला है, और ये एक तरह से चर्चा का मुद्दा बना रहा है पिछले लंबे समय से। और एक तरह से जो हमारे रक्षा विशेषज्ञ हैं वे भी भारतीय सरकार पर लगातार दबाव बनाते रहे हैं कि भारत इसको जल्द से जल्द बनाए। और साथ में सरकार ने भी किसी तरह किसी हद तक इसका समर्थन किया था। और इसकी भारत को सख्त जरूरत है जो हमारी नेवी बोलती है। और दोस्तों, ये आईएनएस विक्रांत के बाद भारत का दूसरा स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर होने वाला है। और इसका डिजाइन जो आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत है उनसे बिल्कुल अलग होने वाला है। और दोस्तों, इसकी थोड़ी सी स्पेसिफिकेशंस के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आईएनएस विशाल इसे बिल्ड करेगी, यानी कि इसकी जो बिल्डर होने वाली है वो होगी कोचिन शिपयार्ड। और दोस्तों, स्टेटस ये अभी डिजाइन फेज में ही है, अभी तक इसको पूरी तरह से खारिज नहीं किया गया है, वो भी मैं आपको इस वीडियो के लास्ट तक बता दूंगा। और दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो 65,000 टन का ये भारत का भारी भरकम जो एयरक्राफ्ट कैरियर ये होने वाला है। भारत ने आज तक कभी इतना भारी भरकम एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं बनाया। और भारत ने खुद का जो आईएनएस विक्रांत है वो भी 45,000 टन के आसपास का है। और दोस्तों, बात करें इसके प्रोपल्शन की तो देखिए दोस्तों, इसमें इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक प्रोपल्शन की मतलब की बात चल रही थी कि इसमें लगेगा। और साथ में ये अपने साथ 55 एयरक्राफ्ट को कैरी कर सकेगा, और जिसमें 35 जो है वे फिक्स्ड विंग के होंगे, बाकी 20 जो होंगे वे रोटरी विंग के। और इसी के साथ हेलीकॉप्टर्स और साथ में अवाक। और यही नहीं, अवाक्स के साथ ये इस पर जो यूसीएवी है उनको भी भारत बड़ी आसानी से तैनात कर सकेगा। लेकिन दोस्तों, 13 मई 2015 में जब आईएनएस विशाल के लिए 30 करोड़ के फंड भी दिए गए थे इसके डिजाइन फेज को मतलब कि एक तरह से कंप्लीट करने के लिए, भारतीय सरकार की तरफ से 30 करोड़ के फंड भी एलोकेट किए गए थे। साथ ही 2015 में नौसेना के जो स्टाफ एडमिरल रोबिन के धोवन जी थे, उन्होंने बताया था कि भारत इस प्लान को कभी भी खारिज नहीं करने वाला है। ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर होने वाला है ये न्यूक्लियर रिएक्टर से चलेगा, ऐसा करके उन्होंने कुछ बताया था। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर को जब बनाने का मतलब एक तरह से उसको प्लान किया गया तो उस समय कुछ बातें सामने निकल कर आई कि एक तो इस पर बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, और साथ में 15 साल से ज्यादा का समय ये ले सकता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पैसा और टाइम की वेस्ट होने वाली थी। तो भारत ने इसे मतलब कि एक तरह से जो कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट कैरियर के तौर पर रखा। और दोस्तों, इसमें कैटोबार सिस्टम लगाया जाएगा जो कि स्टोबार सिस्टम से अलग रहने वाला है। और दोस्तों, भारत के जितने भी एयरक्राफ्ट कैरियर्स रहे हैं वे लगभग स्टोबार सिस्टम से लैस रहे हैं। तो दोस्तों, इनको भी समझ लेते हैं क्या होता है कैटोबार और साथ में जो स्टोबार सिस्टम होता है। तो देखिए दोस्तों, कैटोबार यानी कि जो कैटापल्ट अरेस्टेड टेक ऑफ बट जो अरेस्टेड रिकवरी सिस्टम होता है, इसमें एयरक्राफ्ट कैरियर को एक वायर से मतलब कि फंसाया जाता है, या एक तरह से जो इसे गुलेल की जो ट्राइजेक्टरी होती है उसके द्वारा इसे संचालित किया जाता है, यानी कि वायर्स की मदद से इसे आगे की ओर धकेला जाता है, या इसके पीछे से एक तरह से आप कह सकते हैं फोर्स लगाया जाता है, जो कि इसे जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है छोटे रनवे से भी ये बड़ी आसानी से टेक ऑफ कर जाते हैं। और दोस्तों, साथ में इसके लिए कुछ कमियां भी होती है। एक तो ये बहुत ज्यादा मतलब कि महंगी पड़ती है जो कैटोबार सिस्टम होती है, और इसकी मेंटेनेंस भी बहुत ज्यादा महंगी होती है, और इसके लिए ज्यादा जो नेवल सेलर्स होते हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है जो कि इसे ऑपरेट करते हैं। और साथ में इसके लिए थोड़ा सा पावरफुल प्रोपल्शन सिस्टम भी चाहिए होता है। तो ऐसे में ये कुछ कमियां थी। और साथ में इससे एक फायदा ये भी होता है कि जो फाइटर जेट होता है वे अपने फुल पेलोड के साथ जो इससे एक तरह से टेक ऑफ कर सकते हैं, तो ये इसकी खूबी रहती है। और साथ में जो आगे का जो डेक होता है वो इसमें फ्लैट कर दिया जाता है जिस पर ज्यादा से ज्यादा एयरक्राफ्ट आ सके, तो इसका ये एक फायदा रहता है। और दोस्तों, स्टोबार सिस्टम यानी कि शॉर्ट टेक ऑफ बैरियर अरेस्टेड रिकवरी, दोस्तों ये कैटोबार सिस्टम की तुलना में कम खर्चीला होता है, साथ में इसके लिए कम नेवल सेलर्स की जरूरत होती है। लेकिन इससे एक हानि ये रहती है कि एक तो जो सामने से डेक होता है उसको एक तरह से कुछ ऊंचाई पर उठा दिया जाता है, जिससे कि जो फाइटर जेट की संख्या है वो कम रखनी पड़ती है। साथ में जो फाइटर जेट है वे पूरे पेलोड के साथ नहीं उड़ सकते हैं,
तो दोस्तों ये इसकी कुछ कमियां थी। तो ऐसे में भारत ने ये डिसाइड किया कि भारत इसे कैटोबार सिस्टम से लैस करेगा, क्योंकि एक सुपर कैरियर होने वाला है, तो इसी वजह से इसे कैटोबार सिस्टम से लैस किया जाएगा। और दोस्तों इस प्रोजेक्ट के लिए रूस, यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस की जो कंपनियां हैं जो कि टोटल 4 की संख्या में थी, उनकी भी मदद ली जानी थी, ताकि इसका जो डिजाइन फेज है वो अच्छी तरह से कंप्लीट हो सके। क्योंकि आपको पता है कि फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए और रूस यही ऐसे देश है जो एयरक्राफ्ट कैरियर को अच्छी तरह से बनाकर भारत को जो फ्लैट डेक है उसमें मदद कर सकते थे। तो इनकी मदद ली जानी थी। और साथ में EMALS से भी जो भारत का एयरक्राफ्ट कैरियर होने वाला था उसको लैस किया जाएगा। तो दोस्तों यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्चिंग सिस्टम, तो इससे भी भारत का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो और ज़्यादा पावरफुल होगा। लेकिन जैसे ही भारत के CDS जनरल बिपिन रावत जी ने बयान दिया कि नेवी को एयरक्राफ्ट कैरियर की बजाय अपनी जो सबमरीन फ्लीट है या जो शिप की फ्लीट है, जो डिस्ट्रॉयर, कॉर्वेट्स हो गई, उन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए उनकी संख्या को बनाने पर। तो देखिए दोस्तों ऐसे में मतलब कि एक तरह से रक्षा विशेषज्ञों के भी मतलब सर चकरा गए कि भारत थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को कैंसिल ना कर दे। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि चीन की जो सबमरीन फ्लीट है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो ऐसे में ये फैसला एक तरह से अगर देखा जाए तो सही था, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत ज़्यादा लंबा समय लेता है बनने में। लेकिन भारत को इसे मतलब कि एक तरह से स्क्रैप नहीं करना चाहिए। इसको ऐसे ले सकते हैं कि इसको थोड़ा डिले किया जा सकता है कि जब भारत की इकोनॉमी अच्छे से रिवाइव कर चुकी होगी अगले साल, तो इसे दोबारा से स्टार्ट कर दिया जाए। तो वहीं पर हम बात करें, अगर भारत अपनी जो सबमरीन फ्लीट है उसको बड़ी कर लेता है तो इससे एक फायदा ये होगा कि भारत पूरी चाइनीज फ्लीट को मतलब काउंटर कर सकेगा। क्योंकि आपको पता है कि एक सबमरीन को एयरक्राफ्ट कैरियर, कॉर्वेट और डिस्ट्रॉयर के खिलाफ बड़ी आसानी से उतारा जा सकता है। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से CDS जनरल बिपिन रावत ने जो एयरक्राफ्ट कैरियर की जगह जो सबमरीन फ्लीट है उसको बढ़ाने की तरफ ध्यान देने को कहा था। लेकिन दोस्तों उसमें इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह स्क्रैप नहीं किया गया था। फंड की वजह से इसको आप कह सकते हैं कि एक तरह से अभी डिले किया गया है। और साथ में इसको लेकर अब भी कोई न्यूज़ सामने निकल कर नहीं आई है कि भारत इसे नहीं बनाएगा। इस तरह की कोई न्यूज़ सामने निकल कर नहीं आई है। और दोस्तों भारत के पास जब 3 एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे तो उनमें से एक मेंटेनेंस के लिए और साथ में 2 ऑपरेशनल रहेंगे, बात तो आपको पता है। लेकिन भारत के पास जब 3 एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे तो ऐसा तो नहीं है कि एक हमेशा जो मेंटेनेंस के लिए रहेगा। तो ऐसे में जब तीनों मतलब कि एक तरह से ऑपरेशनल रहेंगे तो भारत चाहे एक एयरक्राफ्ट कैरियर को इंडियन ओशन से निकाल कर साउथ चाइना सी में भी डिप्लॉय कर सकता है किसी भी मतलब की खराब स्थिति में। लेकिन अगर हम बात करें वहीं पर अपनी मौजूदा जो नेवल एसेट्स हैं यानी कि जो स्ट्रेंथ है उनकी, तो देखिए दोस्तों वे मतलब कि पूरी तरह से इंडियन ओशन तक सीमित रह जाते हैं। वे बड़ी मुश्किल से जो इंडियन ओशन है उसको ही कंप्लीट कर पाते हैं। तो ऐसे में भारत के लिए इंडियन ओशन से निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आपको पता है कि ग्रीस ने भी भारत से मदद मांगी थी नेवल तौर पर कि भारत ने अपनी नेवी को एक तरह से उसका जो ओशन है वहां पर भेजे और साथ में युद्धाभ्यास उसके साथ कंडक्ट करे। तो ये स्थितियां भारत के लिए मतलब एक तरह से आती रहेगी। तो भारत हमेशा ऐसी अपॉर्चुनिटी को नहीं गवा सकता है। तो इस कारण से भारत को अपनी जो एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ जो सबमरीन फ्लीट है और पूरी तरह से नेवी की जितनी भी एसेट्स है या स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि तभी भारत बड़ी आसानी से अपने इंडियन ओशन से बाहर निकल सकेगा। और दोस्तों आपको पता है कि ये प्रोजेक्ट क्यों नहीं कैंसिल हो सकता है, तो इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि भारत ने एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के लिए जो शिपयार्ड तैयार किया है, जब भारत अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार कर चुका होगा तो उसके बाद उस जो शिपयार्ड है उसका क्या होगा। तो ऐसे में वो बहुत ज़्यादा लॉस में जाएगा। तो उसके लिए भी भारत को 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत है ताकि उनको भी लॉस ना हो। क्योंकि आपको पता है कि एक शिपयार्ड को बनाने में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है और दुनिया के बहुत कम ऐसे देश हैं जिनके पास खुद का जो शिपयार्ड मौजूद है। तो ऐसे में भारत को इसको भी नहीं गंवाना है, अपने शिपयार्ड को, उनको भी लॉस में नहीं जाने देना है। और साथ में जो भारत अपना ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट बना रहा है, तो अगर INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य के लिए भी जिस संख्या में खरीदे जाएंगे तो उनसे तो उनकी जो कॉस्ट है वो नहीं निकलने वाली है। तो भारत को इसलिए भी अपना जो 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर है वो बनाना चाहिए ताकि इनकी जो प्रोग्राम कॉस्ट है वो अच्छे से निकल सके। तो ये कुछ कारण थे कि इस 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर जो प्रोग्राम है इसको कैंसिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ट्विन इंजन डेक बेस्ड जो फाइटर जेट बना रहे हैं उसकी असेंबली लाइन फिर कहाँ जाएगी। तो ये कुछ कारण थे। तो चलिए दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको ऐसी ही डिफेंस से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे। अगर दोस्तों आप भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। और साथ में आपके जितने भी क्वेश्चन हैं आप उन्हें पूछ दीजिए, मैं उनका भी आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।